Hello friends, very welcome to our channel Study PYQ and this is सत्यम परमार। तो देखिए यहाँ पे अपना आज का टॉपिक है ओशियनोग्राफी। जैसा कि आप लोगों को कल बताया था, आप लोग पढ़ के आए होंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस इनको अपन लोग डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट है आप लोगों के जो आपका एग्जाम होने वाला है यूजीसी नेट का। आगे जो एग्जाम आपके होने वाले हैं टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी में जो भी क्वेश्चन आप लोग के आएंगे वो यहीं से आएंगे, इसलिए आप लोग पीवाईक्यू जरूर करके जाइए। पीवाईक्यू आप लोगों के आपको पता है कि ये व्याख्या के साथ में रहने वाले हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और इस अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब ये आप लोग कर देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है और इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, लैंग्वेज का इशू आप लोगों को नहीं होगा। इससे आप लोग क्या काम करेंगे कि अपने फ्रेंड्स को शेयर तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो आप इनको पढ़ेंगे क्वेश्चन को, इनके आंसर आप लोग कमेंट में देते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है कि तीव्रतम और गहनतम जियोस्ट्रॉपिक धाराएं महासागरीय बेसिनों की पश्चिमी सीमाओं पर पाई जाती हैं, ठीक है। सही कथन पहचानना है अपन लोगों को कौन सी सही है। यानी कि द फास्टेस्ट एंड डीपेस्ट जियोस्ट्रॉपिक करेंट्स आर फाउंड एट द वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ द ओशियन बेसिन। यानी कि ओशियन बेसिन की ये पश्चिमी बोल रहा है, तो आपके जो महाद्वीपीय होंगी कॉन्टिनेंटल पूर्वी हो जाएंगी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये आपका जैसे कि ये कोई महाद्वीप है, ये आपका कोई महासागर है। अगर ये इसकी पश्चिमी बोल रहा है तो ये इसका क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा कॉन्टिनेंट का। दूसरा यहाँ पे देखिए कि पश्चिमी सीमाओं की धाराएं अधिक केंद्रित हैं और जो पूर्वी सीमा है वहां की धाराएं अधिक प्रसारी हैं। वेस्टर्न बाउंड्रीज करेंट्स आर मोर कंसंट्रेटेड एंड ईस्टर्न बाउंड्री करेंट्स आर मोर डिफ्यूजिव, ठीक है। सी में ये कह रहा है कि पश्चिमी सीमा धाराओं में ब्राजील धारा सबसे बड़ी है, यानी कि ब्राजीलियन करंट इज द लार्जेस्ट ऑफ वेस्टर्न बाउंड्रीज करंट्स। कैनारी बेंगुएला एवं हम्बोल्ट धाराएं पूर्वी सीमा की धाराएं हो जाएंगी, यानी कि कैनारी बेंगुएला एंड हम्बोल्ट करंट्स आर ईस्टर्न बाउंड्री करंट्स। तो यहाँ पे आप लोगों को सही कथन पहचानने ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी डी सही है, ए बी सी सही है, ए सी डी सही, या फिर ओनली सी एंड डी सही है। आप लोग फिर से क्वेश्चन की तरफ में जाने वाले हैं, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए चले, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि तीव्रतम और गहनतम जो जियोस्ट्रॉपिक धाराएं होती है महासागरीय बेसिनों के पश्चिम पर पाई जाती हैं। बिल्कुल ये बात आप लोगों की सही है, महासागरीय बेसिनों के पश्चिम पर, और जो महाद्वीप है उनके पूर्वी तट पर। तो ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। बी पे कह रहा है कि जो पश्चिमी सीमाओं की धाराएं अधिक केंद्रित हैं और जो पूर्वी सीमाएं की धाराएं अधिक प्रसारी हैं, ये ऑप्शन भी आप लोगों का सही है। यानी कि जो वेस्टर्न बाउंड्रीज करेंट्स आर मोर कंसंट्रेटेड एंड ईस्टर्न बाउंड्री करंट्स आर मोर डिफ्यूजिव, तो ये भी आप लोगों का सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। सी में कह रहा है कि जो पश्चिमी सीमा है धाराओं में ब्राजील धारा सबसे बड़ी है, तो ये आप लोगों का ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कैनारी बेंगुएला और हम्बोल्ट जो धाराएं वो आपकी पूर्वी सीमा की धाराएं हो जाएंगी, यानी कि डी ऑप्शन आप लोगों का सही है। ए बी डी तीन ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर सॉरी आपका जो पहला ऑप्शन है इसमें सही दिया गया है, ठीक है। आइए चलिए इनकी व्याख्या की तरफ में चलते हैं, ऐसे खाली नहीं छोड़ेंगे आपको। अब यहाँ पे व्याख्या देखिए जो सही कथन दिए गए हैं। तीव्रतम और गहनतम जियोस्ट्रॉपिक यानी कि जो भूगर्भिक हवाएं होती हैं, धाराएं होती हैं, महासागरीय बेसिनों की पश्चिमी सीमाओं पर पाई जाती हैं। महासागरीय जल पर वायुमंडलीय दशाओं का पर्याप्त प्रभाव होता है। इनमें वायुमंडलीय दबाव होता है, उसमें भिन्नता, वायु दिशा, वर्षा, बाष्पीकरण, ये सभी धाराओं की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। प्रचलित एवं सनातनी हवाएं धाराओं की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। जब सागरी जल के ऊपर से होकर हवा चलती है, जब आपका जो ओशियन होता है इसके ऊपर से जो हवाएं बहती हैं, तो अपनी रगड़ के कारण जल को भी अपनी ओर में बहा ले जाती हैं। जब आप लोगों ने देखा होगा लहरें बनती, ठीक है, ये लहरें जिधर हवा जाएगी उधर ही जाती है ना ये। तो इस तरीके से हवा चली जाती है, इनके साथ में पानी भी जाता है। मानचित्र पर धाराओं या सनातनी हवाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश धाराएं जो हैं सनातनी हवाओं का ही अनुसरण करती हैं, यानी कि जो आपकी सनातनी हवाएं हैं इन्हीं का अनुसरण करती हैं। जिस तरीके से हवाएं चलती हैं उसी तरफ आप लोगों की जो लहरें चलती हैं, पानी चलता है।
उदाहरण के लिए व्यापारिक हवाओं से प्रेरित होकर विषुवत रेखा धारा पूरब से पश्चिम की दिशा में चलती हैं। अटलांटिक महासागर में आप लोगों ने एक धारा सुनी होगी, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसिबो, ये सभी आप लोगों की धाराएं हैं। पछुआ हवा की दिशा का ये अनुसरण करती हैं, यहाँ पे आपकी पछुआ हवाएं चलती हैं, अभी आप लोगों को मैप में दिखाया जाएगा, उसी की तरफ ये चलती हैं। तीव्रतम और जो गहनतम महासागरीय धाराएं हैं बेसिनों के पश्चिम में पाई जाती हैं। तो अभी आप लोग देखेंगे, इसको मैप में एक मिनट दिखा देते हैं। ये यहाँ पे देखिए, ये गल्फ स्ट्रीम की बात कर रहा था। ये देखिए, इसका पूरब है ये, इसका पूरब हो जाएगा आपका, ये कॉन्टिनेंट वाला पूरब हो जाएगा, और जब आप इस साइड में जाएंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड में यही तो बोल रहा है कि गल्फ स्ट्रीम की बात कर रहा है, क्यूरोशिबो है आपकी। ठीक है, ये आपकी गर्म करंट है, गल्फ स्ट्रीम। चलिए आगे बढ़े। आगे दिया गया इसमें पश्चिम में दिया गया था कि जो पश्चिमी सीमाओं की धाराएं अधिक केंद्रित होती हैं, पूर्वी सीमाओं की धाराएं अधिक प्रसारी होती हैं। उसका कारण भी बताया गया है कि जो पश्चिमी तट की धाराएं हैं अटलांटिक में, जैसे फ्लोरिडा धारा हो गई, गल्फ स्ट्रीम हो गई, लेब्राडोर हो गई, ये सारगैसों के साथ में विषुवत रेखा के उत्तर में अधिक पाई जाती हैं, यानी कि अधिक स्थायी होती हैं। सारगैसों क्या एक सी है, मतलब घास होती है सारगैसम, इसके ये पाई जाती है आपके अटलांटिक में। अटलांटिक में भी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ये पाई जाती है। और जो आपकी गल्फ स्ट्रीम है, लेब्राडोर है, फ्लोरिडा है, इसका चक्कर लगाती है, इस तरीके से यहाँ पे इनका चक्कर लगता है। तो फिर क्या होता है यहाँ पे कि ये घास है यहाँ पे जमा हो जाती है बहुत ज्यादा, ये अच्छी लगती है, सुहावनी सी, तो उसका एक अलग से नाम दे दिया गया, सारगेसो सी भी इसको बोला जाता है। सागर के साथ में जो विषुवत रेखा होती है उसके उत्तर में ये दिखाई पड़ती है। जबकि पूर्वी सीमा में आप लोग बात करेंगे, केनारी की धारा है, गयाना की धारा है, बेंगोला है, ये सभी अपने जल को आगे की ओर में लगातार प्रसारित करती रहती हैं। प्रशांत महासागर में क्यूरोसिबो है, क्यूराइल है, ओयासियो है, ये सभी क्या है, अधिक स्थायी हैं। ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये भी पश्चिमी सीमाओं की धाराएं हैं। जबकि आप पूरब में जाएंगे तो पूरब में आपकी अलास्का है, कैलिफोर्निया है, एल्निनो है, पेरू है, ये सभी क्या हो जाएंगी, गतिमान धाराएं, इनकी गति होती रहती है, आगे की तरफ में ये बढ़ती रहती हैं। एक बार फिर से आप लोग धाराओं को देख लीजिए। आज बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरी टंग पे यानी कि जीभ पे छाला हो गया यार। ठीक है, देखिए, ये पश्चिमी हवाएं आपकी गल्फ स्ट्रीम हो जाएगी, और यहाँ पे आपकी लेब्राडोर हो जाएगी, और इस साइड में जाएंगे आप लोग, ये पास पश्चिमी आपकी बेंगुएला है, ये देखिए आपकी ओयोशु हो जाएगी, ये आपकी पाई जाती है प्रशांत महासागर में। क्यूरोसिबो हो जाएगी, ये भी प्रशांत महासागर की है। ये इनके क्या है, देखिए यहीं पे इकट्ठा हो रहा है, ये यहाँ पे जल इकट्ठा हो रहा है। और ये जो आपकी है ये पूर्वी हवाएं हो जाएंगी, इधर से आने वाली जो नॉर्थ पैसिफिक है, कैलिफोर्निया हो जाएगी, नॉर्थ इक्वेटोरियल है, ये आपकी पूर्वी हवाएं हैं। ठीक है, पेरू है, ये देखिए बेनगुएला है, इनको आप लोग पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए यहाँ पर कि जो कैनारी है, बेंगुएला और हम्बोल्ट, ये धाराएं पूर्वी सीमा की धाराएं हैं। तो अभी आप लोगों ने कैनारी, बेंगुएला और हम्बोल्ट, एक मिनट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने कहा था कैनारी की धाराएं, ये आपकी कैनारी की धारा हो गई, बेंगुएला हो गई, और कौन सी थी यार, मैं तो नाम भूल गई, कैनारी, बेंगुएला और हम्बोल्ट। तो हम्बोल्ट आप लोगों की, पेरू को ही हम्बोल्ट बोलते हैं। ठीक है, जो पेरू की धारा है इसी को आप लोग हम्बोल्ट बोलते हैं। ठीक है, ये इसने कहा है कि ये पूर्वी धारा है, तो देखिए ये आपका पूरब हो जाएगा, महाद्वीपों का पश्चिम है, महासागरों का पूरब हो जाएगा। ये आपकी किनारे की धारा महाद्वीपों का पश्चिम हो जाएगा, इसका पूरब हो जाएगा महासागर का। पेरू, ये आपकी पूरब में दी गई है, महासागर के पश्चिम में, और जो महाद्वीप है उनके पूरब में दी गई है। तो ये तो उसमें बताया कि ये तीनों जो धाराएं हैं ये पश्चिमी धारा है, सॉरी पूर्वी धाराएं हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्वी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही दिया गया है। और इसमें ये बताया गया कि बेंगुएला धारा जो है वो ठंडी धारा है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में उत्तर की ओर में प्रवाहित होती है।
अटलांटिक महासागर की पूर्व की धारा है हम्बोल्ट धारा, जो कि पेरू की धारा भी इसको बोला जाता है। ये भी ठंडी धारा है, प्रशांत महासागर में पूरब में उत्तर की ओर में प्रवाहित होती है। देखिए यहाँ पे ठंडी जल धारा और गर्म जल धारा, इनका क्या है, तो यहाँ पर और देखिए, ठंडी जल धारा और गर्म जल धारा को आप लोग कैसे समझेंगे, तो देखिए यहाँ पे बताएं। देखिए ठंडी धारा और गर्म जल धारा का सीधा सा हुआ है, ये आपकी 0 डिग्री हो गई। ठीक है, ये इक्वेटर हो गया आपका, विषुवत रेखा हो गई। इसके ऊपर आपका नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है, और इसके नीचे आपका साउथ हो जाएगा। अब नॉर्थ में जैसे कि ये हवाएं चल रही है, जैसे कि आपकी, इनका नाम होता है इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, नॉर्थ और साउथ, साउथ इक्वेटोरियल हो गई, ये आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल हो गई। जो आपकी हवाएं हैं, ये जो गल्फ स्ट्रीम वगैरह हैं, ये जो करंट चलती हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर में चलेंगी तो ये हवाएं गर्म होती हैं। ठीक है, ये जैसे आपकी गल्फ स्ट्रीम गई है, ये गर्म हवा है। नॉर्थ इक्वेटोरियल आपकी गर्म हवा है। और जो हवाएं आपके ध्रुवों की तरफ से आएंगी, पोलर एरिया से आएंगी, वो हवाएं ठंडी होती हैं। ठीक है, तो जैसे आपकी ये लेब्राडोर आ रही है, लेब्राडोर कैसी हवा हो जाएगी, ये आपकी ठंडी हवा हो जाएगी। ये आपकी नॉर्थ अटलांटिक है, ये भी आपकी गर्म हवा है। ठीक है, और जो आपकी, ये तो ग्रीनलैंड दी गई है। नीचे यहाँ पे ये कनारी दी गई है, जो कि पूरब में बह रही है, ये आपकी कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए नॉर्थ से आ रही है, यानी कि पोलर एरिया से आ रही है, तो आपकी ये ठंडी हवा हो जाएगी। इसी तरीके से आप लोग आएंगे तो ये आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये आपकी पैसिफिक करंट हो जाएगी। इसमें ये विषुवत रेखा से जा रही है ध्रुवों की ओर में, तो ये आपकी गर्म हवा हो जाएगी। नॉर्थ पैसिफिक है, ये भी आपकी गर्म हवा हो जाएगी। जब आप आएंगे ध्रुवों से नीचे की ओर में, यानी कि विषुवत रेखा की तरफ में, कैलिफोर्निया है ये करंट, तो ये आपकी ठंडी हवा हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपकी जो ओएसयू है, ये पोलर एरिया से आ रही है विषुवत रेखा की तरफ में, तो ये आपकी कैसी हवा हो जाएगी, ठंडी हवा हो जाएगी। क्यूरोसिबो, ये जा रही है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर में, तो ये आपकी गर्म हवा हो जाएगी। नॉर्थ पैसिफिक है, ये भी आपकी विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ में जा रही है, तो ये भी आपकी कैसी हवा हो जाएगी, गर्म हवा हो जाएगी। इसी तरीके से आप लोग जब नीचे आएंगे, तो ये आपकी जो साउथ इक्वेटोरियल है, यहाँ से जब आप नीचे की ओर आएंगे, नीचे की ओर आने पर ये आपकी जो ब्राजीलियन करंट है, ये आपकी गर्म करंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि विषुवत रेखा से वापस आई है करंट ध्रुवों की ओर में, यानी कि पोलर एरिया में आई है। ब्राजील के बाद में जो आपकी साउथ अटलांटिक है, और इसके बाद में आपकी जो बेंगुएला है, ये बेंगुएला पोलर एरिया से जा रही है विषुवत रेखा की तरफ में, तो ये आपकी ठंडी हवा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ब्लू ब्लू से दर्शाया गया है आप लोगों को, तो ये आपकी ठंडी हवाएं हो जाएंगी। ये हवाएं बिल्कुल सीधी चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको कोई भी टकराने का कारण नहीं मिलता है। टकराने का कारण नहीं मिलता, तो जो सदन है, जो आपका साउथ वाला पार्ट है, जो आपकी पछुआ हवाएं होती हैं, इनको कई नाम दिए गए हैं। जैसे कि आप 40 डिग्री पे जाएंगे, तो वहां पे इनको आ, चीखता साटा प्रचंड पचासा, और जो आपका नाम है, अरे यार, गरजता चालीसा, ये इनको नाम दिए गए। जैसे आप 40 डिग्री पर जाएंगे, तो इनको नाम दिया गया है गरजता चालीसा। ये पूछा जाता है आपसे, गरजता चालीसा। 50 पर जाएंगे आप लोग, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रचंड पचासा मिलता है। ठीक है, क्योंकि इनको कोई भी टकराव नहीं मिलता। ये देखिए पूरा ओशियन है, यहाँ पे कोई भी लैंड एरिया नहीं है। जब आप 60 पे जाएंगे, 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे आप लोगों को चीखता साठा नाम मिलेगा। चीखता साठा, ये नेट में पूछा गया था, शायद 2022 की में पूछा गया है, पर पूछा गया था। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। और बाकी कई जो हवाएं कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, कौन से महासागर में बह रही हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे हिंद महासागर के द्वीपों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित करना है आप लोगों को। चलिए करिए आप लोग फटाफट से, उत्तर से दक्षिण की ओर में। यहाँ पे जो आपको कटक दिए गए हैं, डियागो गार्सिया, कोकोस, स्कोट्रा, यानी कि सोकोत्रा भी इसको बोलते हैं, रीयूनियन। कौन सा कटक पहले है उत्तर में, कौन सा दक्षिण में है, इनके ऑप्शंस आप लोगों को नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं BCAD, CABD, ACBD, या फिर BCDA। तो लगाइए इनको, आप लोग लगाइए फटाफट से।
चले, देखिए सबसे पहले आपका जो उत्तर में आएगा वो हो जाएगा, आप लोगों ने देखा होगा सुकोत्रा। ठीक है, सुकोत्रा कटक आप लोगों का उत्तर में हो जाएगा, यानी कि सी को लिख लीजिए पहले। फिर इसके बाद में आप लोगों का आता है डियागो गरसिया। डियागो गरसिया हो जाएगा। और इसके बाद में आपका आता है कोकोस, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। और सबसे एंड में आप लोगों का रीयूनियन आता है, यानी कि डी हो जाएगा। CABD हो जाएगा। ठीक है, आपका जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा CABD, या बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो रहा है। ठीक है, अब इसके लिए आप लोगों को क्या देखना पड़ेगा, मैप देखना पड़ेगा। लगाया है यार शायद। ये आपको दिखाई तो नहीं देगा। चलो मैं आपको इसका लोकेशन तो आपको दिखाई दे रही है ना, तो ऐसे बता देती हूँ। देखिए ये जो आपका एरिया है, यहाँ पे आपको मिलेगा सुकोत्रा। ठीक है, सबसे नॉर्थ में आप लोगों से सोकोत्रा ही तो पूछा गया था। इसके बाद में आपका कोकोस मिलता है यहाँ पे। ये रहा देखो, कोकोस है, यहाँ लिख दे रही हूँ। कोकोस के बाद में आप लोगों से रीयूनियन पूछा गया था। रीयूनियन यहाँ पे मिलेगा आपको मेडागास्कर के पास में। ठीक है, और कौन सा था यहाँ पे आप लोगों को, डियागो गार्सिया पूछा गया था ना। ये रीयूनियन से पहले यहाँ पे आप लोगों को डियागो गार्सिया मिलेगा। ठीक है, ये आप लोगों के क्या हो जाएंगे, नॉर्थ से लेकर के साउथ की साइड में। ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। चले, अभी इनकी व्याख्या दी गई है। वैसे तो ये वाली इसकी व्याख्या आप पढ़ेंगे तो आपको याद तो नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें जो आपको दिया गया है डिग्रियों में दिया गया। तो देखिए जो आपका सुकोत्रा है, या फिर इसको स्कोट्रा जो भी बोलते हैं आप लोग, यमन गणराज्य के द्वीप में आता है। हिंद महासागर में पाया जाता है। ये गार्डा हुई चैनल और जो अरब सागर है इसके बीच में शिपिंग मार्गों के पास में स्थित है। सोकोत्रा द्वीप के 4 द्वीप हैं। सबसे बड़ा द्वीप इसका सोकोत्रा द्वीप ही है। 12.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 53.55 डिग्री पूर्व तक ये फैला हुआ है। प्रायद्वीप के दक्षिण में 380 किलोमीटर और सोमालिया में 240 किलोमीटर पूर्व में ये स्थित है। तो इतना तो आपको देखो नहीं याद करना है। डियागो गार्सिया ये क्या है, एक उष्णकटिबंधीय पदचिन्ह आकार के मूंगे का प्रवाल द्वीप है। एटॉल है, यानी कि कैसा है ये आपका प्रवाल द्वीप हो जाएगा। हाँ, 40 मिनट। हम्म, लगा कुछ नहीं है। तो बद्दा ना, अब बनते कुछ बद्दा है। जो कोई ना होता। 1 मिनट रुकना। बोल रहे। अरे अरे बोलिए, पढ़ने को नहीं, मेरे को काम में तो नहीं मिली।
सॉरी गाइस, आप लोगों को इतना वेट करना पड़ा। चलिए, तो यहाँ पे जो आपका डियागो गार्सिया है, ये कैसा है, मूंगे का यानी कि प्रवाल द्वीप है, जो कि भूमध्य रेखा से जो हिंद महासागर है, ये आपको डिग्री देखने की जरूरत नहीं है। इस पर क्या है, यूके का जो आपका ब्रिटेन है उसका स्वामित्व है। ठीक है, आगे बढ़िए। कोकोस है, ये आप लोगों ने इसकी देख लिया कि कहाँ पे है कोकोस, ये कैसा है। यह द्वीप है दो एटोल द्वीप यानी कि 27 प्रवाल द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। यह द्वीप ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र के बीच में स्थित है। रियूनियन, ये द्वीप समूह का द्वीप है जो कि फ्रांसीसी विदेशी विभाग और विदेशी क्षेत्र में है। यह पश्चिम हिंद महासागर और लगभग 420 मील 680 किलोमीटर की दूरी पर मॉरिशस से 110 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और ये इस पर क्या है, फ्रांस का अधिकार है। ठीक है, आज तो बोलने में भी दिक्कत हो रही है। चलिए, हिंद महासागर में स्थित इज लोकेटेड इन इंडियन ओशियन। कौन सा यहाँ पे देश है जो कि हिंद महासागर में स्थित है? कार्लसवर है, बालविस है, बाइबल, थॉमसन कटक है, अल्बाट्रोस का पठार है। कौन सा है बताइए, आंसर कीजिए फटाफट से। कौन सा कटक यहाँ पे स्थित है हिंद महासागर में? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्लसवर्ग रिज, ये आपका स्थित है कहाँ पे, हिंद महासागर में। ठीक है, इसको देख लीजिए, कार्लसवर्ग कटक है, हिंद महासागर में स्थित है। प्रायद्वीप भारत के दक्षिण से प्रारंभ होकर के मध्यवर्ती कटक दक्षिण में अंटार्कटिका तक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। ये देखिए, इतना तो आपको याद नहीं करना है, ये भी आपको याद नहीं करना है। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि आप लोग इसको अगर पढ़ेंगे तो इसको मैप से पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, तभी आपको याद होगा। ठीक है, ये आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनको आप लोगों को करना है। सामान्य रूप से भूकंप से उत्पन्न होने वाली समुद्री तरंगें दीर्घ गुरुत्व तरंगों के समान आचरण करती हैं। कथन सेकंड है यहाँ पे कि लघु लंबाई वाली समुद्री तरंगें तेजी से अपना अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं, जबकि दीर्घ तरंगों को अधिक समय लगेगा। The sea wave of shorter length will reach their maximum height fast, whereas a longer wave will take a long time. आंसर की चीज के ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं आप लोगों को। कथन एक और दो दोनों सही हैं, एक और दो दोनों गलत हैं, एक सही दूसरा गलत है, दूसरा सही पहला गलत है। कौन सा सही होगा बताइए आप लोग फटाफट से। तो देखिए, आप लोगों ने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे इनके। जो सामान्य रूप से भूकंप से उत्पन्न होने वाली समुद्री तरंगें दीर्घ गुरुत्व तरंगों के समान आचरण करती हैं, बिल्कुल सही बात है आप लोगों की। ये पहला जो कथन दिया गया है वो कथन सही है। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि लघु लंबाई वाली समुद्री तरंगें तेजी से अपना अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं, यानी कि जो जिनकी लंबाई छोटी होती है वो फटाफट से पहुंचती हैं, और जिनकी लंबाई ज्यादा ऊंची ऊंची होती है, ये इस तरीके से लहर बनाती हैं तो वो देर में पहुंचती हैं। ये बात भी सही है, इनको अधिक समय लगेगा। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ट्रू है। ट्रू है तो आप लोगों का जो ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या इसकी देख लीजिए कि जो सुनामी लहरें होती हैं सतही गुरुत्व तरंगें होती हैं, जो तब बनती हैं जब विस्थापित जल द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आता है। कब आप लोगों का सुनामी आती है, तो आपका जब ज्वार भाटा आप लोगों ने देखा हो जिसमें चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इसमें कार्य करता है। सुनामी लंबी गुरुत्वाकर्षण तरंग होती है जो कि समुद्र में अचानक भूभौतिकी घटनाओं से समुद्र के नीचे भूकंप, जो आपका प्लेट है एक दूसरे से दूर जा रही हैं, पास आ रही हैं, जिस तरीके से आपकी कॉन्टिनेंटल घटनाएं होती हैं उसी तरीके से आप लोगों की ये जो समुद्री घटनाएं भी होती हैं उसमें भी प्लेटें या तो टकराती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, या फिर संरचित की तरीके से चलती हैं। तो वो घटनाएं जो आपकी
महाद्वीपों पर हो रही हैं, वही महासागरों पर हो रही हैं। जब ये घटनाएं होती हैं तो उसको नाम दिया जाता है सुनामी। इसमें क्या होता है, भूकंप या फिर पनडुब्बी, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, इससे ये घटनाएं उत्पन्न होती हैं। सुनामी को लंबी लहरें या फिर उथले पानी की यानी कि सैलो वाटर की लहरें भी कहा जाता है इनको, क्योंकि उनकी तरंग लंबाई क्रमिक लहरों के बीच की दूरी होती है। शिखाएं पानी की गहराई से कहीं अधिक लंबी होती हैं। आगे बढ़िए। कथन एक दूसरा यहाँ पर दिया गया था कि जो लघु लंबाई वाले समुद्री तरंगें हैं तेजी से आगे पहुंचती हैं, अपनी ऊंचाई पर पहुंचती हैं, जबकि जो दीर्घ तरंगें होती हैं वो देर में पहुंचती हैं। समुद्री तरंगें समुद्र में पानी की सतह पर मौजूद होने वाले संक्षिप्त जो समुद्री क्षेत्र होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। जब समुद्री तरंगों की लंबाई वृद्धि होती है तो तरंग की ऊंचाई में समान रूप से परिवर्तन होता है। लघु लंबाई वाली तरंगें अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने से कम समय लेती हैं, यानी कि जब इनकी लहरें कम होंगी तो जल्दी पहुंचेंगी, ऊंची होंगी तो वही लेट पहुंचेंगी। आप लोग, वही लहरें हैं, वही पानी है, इतना इसके पास में इतना इसके पास में है, ये कम लहरें बना रहा है तो ये जल्दी बहेगा, ये ऊंची लहरें बनाएगा तो उसी के बाद में इतना मुड़ के जाएगा, तो इसको टाइम तो लगेगा। तो यही बात ये कह रहा है, तो आपका ये जो ऑप्शन है कथन सेकंड वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। महासागरीय जल की विशेषता में सम्मिलित है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ ओशियन वाटर इंक्लूड, महासागरीय धाराओं का वितरण महासागरीय जल के घनत्व के वितरण के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। बताइए आप लोग, ये कह रहा है कि सही। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन करंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी ऑफ द ओशियनिक वाटर। बी यहाँ पे कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय महासागरों द्वारा ऊष्मा की क्षति वायुमंडलीय परिसंचरण के संचालन के लिए आवश्यक ऊष्मा का प्रमुख स्रोत है। Heat lost by the tropical ocean is the major source of heat needed to drive the atmospheric circulation। तो यहाँ पे आप लोग का जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। अच्छा, और भी है? सिर्फ दो ही पढ़े थे अपन लोगों ने? और भी यहाँ पे उष्णकटिबंध में महासागरों द्वारा अवशोषित अधिकांश ऊष्मा ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवाष्प के रूप में निर्मुक्त होती है। Most of the heat absorbed by the ocean in the tropics is released as water vapor in polar areas। उच्च अक्षांशों पर जल की लवणता कम होती है। Less salinity water are the high latitude। अब यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, ए और बी सही है, बी और डी सही है, सी और डी सही है, ए और सी सही है। बताइए आप लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, किस ऑप्शन के साथ में आप लोग जा रहे हैं, करिए फटाफट से। चलें, फिर से आप लोग ऑप्शन की तरफ में चलने को कहेंगे, तो चलो ऑप्शन की साइड में ही चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो महासागरीय धाराओं का वितरण है, जो आपकी करंट चलती है, ओशनिक करंट आप लोगों ने पढ़ी थी, महासागरीय जल के घनत्व के वितरण के द्वारा प्रभावित नहीं होती है, तो ये बात बिल्कुल भी गलत है, 100% गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत मान के चलना है इसको, गलत कर देंगे। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि जो उष्णकटिबंधीय महासागरों के द्वारा ऊष्मा की क्षति वायुमंडलीय परिसंचरण के संचालन के लिए आवश्यक ऊष्मा का प्रमुख स्रोत है, यानी कि हीट लॉस्ट बाय द ट्रॉपिकल ओशियन इज द मेजर सोर्स। ठीक है, ऑफ हीट नीडेड टू ड्राइव द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा कि जो उष्णकटिबंधीय महासागरों के द्वारा ऊष्मा की जो क्षति होती है, जो ऊष्मा का ह्रास होता है, वो वायुमंडलीय जो परिसंचरण होता है उसके संचालन के लिए आवश्यक ऊष्मा का प्रमुख स्रोत होता है। बी ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, ये कह रहा है कि जो उष्णकटिबंध में महासागरों द्वारा अवशोषित अधिकांश ऊष्मा ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवाष्प के रूप में निर्मुक्त होती है। अधिकांश ऊष्मा कह रहा है, वो भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवाष्प के रूप में होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पोलर एरिया में बता रहा है। डी में ये कह रहा है कि उच्च अक्षांशों पर जल की लवणता कम होती है, तो ये बात भी आप लोगों की सही हो जाएगी। जब आप लोग जाएंगे पोलर एरिया में हाईएस्ट पर जाएंगे तो वहां पर जो सैलिनिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, तो डी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। बी और डी सही है, बी जो आपका सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है,
अब इनकी व्याख्या देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय महासागरों के द्वारा ऊष्मा की क्षति वायुमंडलीय परिसंचरण के संचालन के लिए आवश्यक ऊष्मा का प्रमुख स्रोत होती है। क्यों स्रोत होती है? तो इसको देखिए, क्योंकि जो पृथ्वी है इस पर सूर्य तप के वितरण में पर्याप्त असमानता पाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, ये आप लोगों की पृथ्वी है, ये आपका इक्वेटर है, ये आपकी कर्क रेखा हो गई और ये आपकी मकर रेखा हो गई। सूर्य चाचा है, जो सूरज चाचा, वो इन्हीं 3 जगह पर चक्कर लगाते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पूरी साल यही करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जाने की इनकी हिम्मत नहीं है। ठीक है, इधर नहीं जाते हैं। तो ये क्या है, और यहाँ पे भी क्या होती है, ये जो आपके इक्वेटर है, यहाँ पे तो धूप बहुत देते हैं, 2 सीजन में धूप दे देते हैं, और इन जगह पे एक एक बार पहुंचते हैं। तो यहाँ पे भी असमानता पाई जाती है। तो विषुवत रेखीय भागों में उष्णकटिबंध में जो सूर्य की किरणें हैं बस वर लंबवत चमकती हैं। ये आपका जो विषुवत रेखीय एरिया है, ठीक है, यहाँ पे सूर्य की किरणें कैसी होती हैं, पूरी साल लंबवत बिल्कुल सामने टिकी बैठी रहती हैं, जिसके कारण अत्यधिक सूर्यातप के कारण जल का जो तापमान होता है ऊंचा हो जाता है। यानी कि जब सूर्य की किरणें पहुंचेंगी तो सूरज चाचा अपनी कंडीशन, जो आपकी हरकतें हैं उनसे बाज तो आएंगे नहीं, पानी को गर्म तो करेंगे, तापमान इनका हाई कर देंगे। इसके परिणाम स्वरूप जो जल का घनत्व है अत्यधिक कम हो जाता है। जब पानी जो है गर्म होगा, तापमान ज्यादा होता है, तो इनका जल हल्का होता है, हल्का होता है तो घनत्व यहाँ का कम हो जाएगा। गर्म जल वाष्प के रूप में ऊर्ध्वाधर गति करता है। जब हवाएं 100% संतृप्तता प्राप्त कर लेती हैं, यानी कि जब हवाएं होती हैं पूरी, यानी कि 100% जितना उनमें पानी धारण करने की क्षमता होती है वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने अंदर, तो वो क्या करती हैं, वर्षा की बूंदों में परिवर्तित हो जाती हैं। आप लोगों के टाइम में अब जो वर्षा का टाइम है तो वो यही चल रहा है, क्योंकि अपने आप अब सूर्य हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि अब जो वर्षा है क्यों हो रही है, क्योंकि जो हवाएं हैं बिल्कुल संतृप्त हो जाती हैं। तो जब पानी उनको ज्यादा लगता है तो वो अपना छोड़ देती हैं। ठीक है, अपने पेट से ज्यादा तो वो खाएगी नहीं, यही वो करती हैं। अब हवाएं वायुमंडल में क्षैतिज गति करती हैं। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जाएंगे तो हवाएं नीचे उतरती हैं। क्यों नीचे उतरती हैं? क्योंकि हवाएं ठंडी होती हैं, ठंडी होने के कारण भारी होती हैं, भारी सामान हमेशा नीचे उतरता है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर धरातली क्षैतिज गमन करती हैं, जिसे एक पूर्ण चक्रीय परिसंचरण का निर्माण होता है। आप लोगों ने जो देखा होगा परिसंचरण इस तरीके से, आपकी गर्म हवाएं होती, ये आपका बादल बन गए, बादल बनने के बाद में यहाँ से जल वाष्प इकट्ठा हुआ, यहाँ से आपको ओशियन से यहाँ पे बादल बने, भारी हवाएं हुई, हवा में यहाँ पे वर्षा किया, ठीक है, पानी पूरा यहाँ पे हो गया, इधर गए, हवाएं ठंडी हुई, हल्की हुई, भारी हुई, फिर से यही चक्कर चलता रहता है। ये जो चक्र बनता है इसी को अपन लोग चक्रीय परिसंचरण बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया था कि उच्च अक्षांशों में जल की लवणता कम होती है। ये सही है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग भूमध्य रेखा से जाएंगे ध्रुवों की ओर में, तो सामान्य रूप से जब आप जाएंगे तो लवणता वहां पे कम मिलती जाएगी आपको। ध्रुवों के पास में हिम के पिघलने से प्राप्त जल की आपूर्ति के कारण लवणता में अधिक कमी आ जाती है, क्योंकि जो ध्रुव है आपका पोलर एरिया है, वहां पे जो जल आता है आप लोगों का, वो कहाँ से आता है? बर्फ से आता है। और जो आपका बर्फ होता है उसमें जो सैलिनिटी होती है वो कम होती है। इसी के कारण जो पोलर एरिया है आपका, या फिर उच्च अक्षांशों पे जाएंगे तो लवणता वहां पे कम पाई जाती है। अगर आप उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो वहां पे जो औसत लवणता है वो 34 ppm पाई जाती है। जबकि आप दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो वहां पे जो लवणता है वो 35 ppm पाई जाती है। ठीक है, याद रखिए। दूसरा यहाँ पे ए और सी है वो कथन गलत है। ए में जो महासागरीय धाराओं का वितरण है, महासागरीय जल के घनत्व के वितरण के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि घनत्व में अंतर के कारण जो धाराओं की उत्पत्ति होती है वो घनत्व में परिवर्तन का मुख्य कारण होता है। तापमान और लवणता में परिवर्तन होता है। ठीक है, जिसके कारण जो घनत्व है उसमें वृद्धि या फिर कमी हो सकती है तापमान के कारण। अभी आप लोगों ने जो पढ़ा था सेकंड वाला ऑप्शन, जब तापमान उसमें हाई हो जाता है, यानी कि जो पानी आपका है जलवाष्प बन के ऊपर चला जाता है, तो ऊपर जाता है, ऊपर जाने के कारण ये क्या हो जाता है, पानी यहाँ से तापमान बढ़ता है तो जो जल का घनत्व है वो कम हो जाता है। तो जो आपका ए ऑप्शन था वो गलत हो जाएगा। सी में देखिए, उष्णकटिबंध में महासागरों के द्वारा अवशोषित अधिकांश ऊष्मा ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवाष्प के रूप में निर्मुक्त हो जाती है। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर महासागरों के द्वारा अवशोषित होती है, जो अधिकांश ऊष्मा है वो जलवायु के वायुमंडल में संतृप्त हो जाती है। ठीक है, जब आप लोग जो बारिश करते हैं वो उसी के अनुसार होती है। वायुमंडल का जो ऊपरी हिस्सा है वहां पे गुप्त ऊष्मा के रूप में ये निर्मुक्त होती है, यानी कि अपन लोगों को पता नहीं चलती है। लेटेंट हीट आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसके रूप में यहाँ से ये बाहर निकलती है। ठीक है,
आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक लाल सागर के अधेश तल का जल का औसत तापमान दर्शाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एवरेज टेम्परेचर ऑफ वाटर एट बॉटम इन द रेड सी? रेड सी का यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से तापमान, बताइए कितना है, पढ़ा होगा आपने थोड़ा सा इसको। 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 21 डिग्री है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, या फिर आप लोगों का 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाय। तो देखिए जो आपका लाल सागर है इसका जो तापमान है औसत, जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है? 21 डिग्री है। ठीक है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड आपका ये एवरेज टेम्परेचर है। इसको देखिए यहाँ पे व्याख्या दी गई है। लाल सागर कहाँ पे है? अफ्रीका एवं एशिया के बीच में स्थित है। नमकीन पानी का एक खाड़ी है। हिंद महासागर जो दक्षिण में अदन की खाड़ी से लाल सागर हिंद महासागर में मिलता है। इसका पानी लाल नहीं है, ठीक है, कैसा है? इसका पानी लाल नहीं है, बल्कि समुद्री सतह पर प्रवाल की मौसमी उपस्थिति के कारण ये कभी कभी लाल दिखता है। यानी कि यहाँ पे मौसम का जब परिवर्तन होता है तो ये पानी आपको लाल दिखाई देता है, ऐसे इसका हमेशा 12 महीने लाल नहीं होता है। एक मिनट। अरे यार, मेरे ट्विंस भतीजे हैं, अभी हुए हैं, मतलब ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे नवजात हैं, अभी 3 महीने के हैं, कल 3 महीने के हो जाएंगे। बहुत रोते हैं, इतना मतलब शोर होता है, तो इसके चक्कर में मैं क्लास भी कम ले पाती हूँ। बस खुशी की बात यह है कि वो मेरे बर्थडे वाले दिन हुए थे, इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे भी मुझे अच्छे लगते हैं यार, पर ऐसे ही है, थोड़ा सा अभी डिस्टर्बेंस चल रहा है। लगभग अभी जो 2250 किलोमीटर की लंबाई इस समुद्री विस्तार की औसत गहराई में यानी कि 490 मीटर है। सबसे चौड़े स्थान पर इसके तटों के बीच में 355 किलोमीटर की दूरी पाई जाती है। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ लीजिए आप लोग के 21 डिग्री सेंटीग्रेड इसके पास दर्शाता है। आगे बढ़िए। यहाँ पे कुछ अन्य तथ्य दिए गए हैं जो कि परीक्षा के लिए आपको महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप से जाएंगे आप लोग भूमध्य रेखा पर, महासागरों की जो ऊपरी सतह है इसका तापक्रम पाया जाता है 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के ओर जाने पर तापक्रम में प्रत्येक अक्षांश पर बढ़ने पर 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट दर की तरफ से गिरावट होती है। सभी महासागरों का औसत जो औसत तापमान है 63 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान निश्चित किया गया है। उत्तरी गोलार्ध में 67 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 19.4 डिग्री है, और दक्षिणी गोलार्ध में 61 डिग्री फ़ारेनहाइट है यानी कि 16.1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान निश्चित किया गया है। प्रशांत महासागर की सतह का तापमान 66.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है यानी कि 19.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, याद रखना। अटलांटिक का 16.91 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो आपका हिंद महासागर है इसका 17.03 डिग्री सेंटीग्रेड है। तीनों को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, महासागरीय जल का घनत्व सबसे कम होता है। द डेंसिटी ऑफ ओशियनिक वाटर इज जनरली लोएस्ट इन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, या फिर ध्रुवीय क्षेत्र में, इक्वेटोरियल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में, टेम्परेट रीजन में, या फिर आपके पोलर रीजन में। कहाँ पे होता है सबसे कम टेम्परेचर? बताइए, आंसर कीजिए फटाफट से। इसमें तो आपको ऑप्शन दिखाना ही नहीं है। तो देखिए जो सबसे कम टेम्परेचर जो पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है आप लोगों का? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। यहाँ पे देखिए भले ही सूर्य लंबवत रहता है, लेकिन यहाँ पे वर्षा पर डे होती है, इसी के कारण यहाँ का जो तापमान होता है वो कम रहता है। ठीक है, इनकी व्याख्या देख लीजिए। यहाँ पे जो महासागरीय जल का घनत्व है हर जगह समान नहीं होता, क्योंकि ये तापमान, लवणता और दबाव जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जो ऑप्शन आप लोगों का अभी सी वाला पूछा था। ठीक है, समुद्र की सतह पर यानी कि समुद्र के पानी का घनत्व लगभग 1020 से लेकर के 1029 किलोग्राम घन सेंटीमीटर यानी घन मीटर तक होता है। समुद्र की गहराई में उच्च दबाव में समुद्री जल का घनत्व 1050 किलोग्राम या फिर वर्ग मीटर या इससे अधिक हो सकता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में समुद्री जल तापमान, लवणता दोनों ही अधिक होते हैं, जिससे यह विस्तारित होता है कि अधिक विक्षिप्त होता है। इसके कारण जो ये वाला क्षेत्र है समुद्री जल का घनत्व यहाँ पे कम होता है। ये देखिए मुझे लग रहा है किसी ये गलत स्लाइड लग गई यहाँ पे।
इसको छोड़ना यार, ये वाली स्लाइड यहाँ पे गलत लग गई है। हम्म। आप लोग इसको याद रखिएगा, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहां पे आपका तापमान जो है सबसे कम पाया जाता है। आगे बढ़िए। हिंद महासागर उत्तरी ग्रीस में लवणता की स्थिति नीचे दी गई है। सही कथनों की पहचान करनी है। द स्टेटस ऑफ सैलिनिटी इन इंडियन ओशियन इन नदन समर इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। विषुवत रेखा से बंगाल की खाड़ी की ओर में हिंद महासागर में लवणता बढ़ती जाती है। द salinity in the Indian Ocean increase from equator to Bay of Bengal। विषुवत रेखा से बंगाल की खाड़ी की ओर जाने पर हिंद महासागर में लवणता घटती जाती है। अब इनमें से तो कोई एक ही सही होगा, ठीक है। द salinity in the Indian Ocean decrease from the equator toward the Bay of Bengal। सी में कह रहा है कि हिंद महासागर के अलग अलग हिस्सों में लवणता समान रहती है। द सैलिनिटी इन द इंडियन ओशियन रिमेन्स सेम इन डिफरेंट पार्ट्स। 45% समलवणता रेखा हिंद महासागर को पूर्वी और पश्चिमी खंड में विभाजित करती है। द 45% आइसोहेलाइन द डिवाइड द इंडियन ओशियन इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सेक्शन। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में लवणता अधिक होती है, यानी कि सैलिनिटी इज मोर इन द अरेबियन सी देन द बे ऑफ बंगाल। ऑप्शन यहाँ पे ये दिए गए आपको, बी और ई सही है, ए और बी सही है, सी और ई सही है, डी और ई सही है। कीजिए आंसर आप लोग फटाफट से, कौन सा आप सही कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक बार और। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि जो विषुवत रेखा है यहाँ से बंगाल की खाड़ी की तरफ में अगर आप जाएंगे हिंद महासागर में, तो लवणता बढ़ती जाएगी, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे लवणता घटती है, ठीक है। इसके बाद में आपका जो ऑप्शन है, जो बंगाल की खाड़ी है वहां पे अरब सागर में लवणता अधिक है, तो आप लोगों को पता होगा अरब सागर काफी खारा पानी है, तो इसकी भी लवणता ज्यादा है। तो आपका, क्योंकि वहां पे ये ओशियन वाटर है, ई ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी और ई फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या इसकी देख लीजिए, केवल बी और ई सही है, तो यहाँ पे ये दिया गया है। उत्तरी हिंद महासागर में 0 से लेकर के 10% उत्तरी अक्षांशों के मध्य में 35.14 पीपीएम लवणता पाई जाती है। बंगाल की खाड़ी में घट करके 30 पीपीएम रह जाती है, तो यहाँ पे घट रहा है। क्यों? क्योंकि जो गंगा नदी है इसके कारण स्वच्छ जल इसकी अपार राशि खारेपन को कम कर देती है, बी सही हो जाएगा, ठीक है। ई क्यों सही है? क्योंकि बंगाल की खाड़ी से अरब सागर में लवणता ज्यादा है। अगर आप लोग अरब सागर के देखें तो 36 पीपीएम है, बंगाल की खाड़ी की 30 पीपीएम है, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। ए में विषुवत रेखा से बंगाल की खाड़ी है उसकी ओर जाने पर हिंद महासागर में लवणता भी अपन लोगों ने देख ली कि घट रही थी, ठीक है। ये पढ़ लिया था अपन लोगों ने। उच्चतम जो लवणता है 20 से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, इसका परसेंटेज 36 पीपीएम है। दक्षिणी गोलार्ध में 10 से लेकर के 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में लवणता पाई जाती है, मध्य लवणता होती है 35 पीपीएम है, ठीक है। ये एवरेज है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़िए। और भी दिया गया है क्या? ये तो यार पढ़ लिया ना। और देख लिया, यहाँ पे दोनों गोलार्धों में 40 से लेकर के 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में लवणता में कमी आती है। उत्तर में 40 से लेकर के 60 में जाएंगे तो 31 पीपीएम मिलेगी, दक्षिण में जाएंगे तो 33 पीपीएम मिलेगी, ठीक है। समुद्र यानी कि संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में औसत लवणता 34 पीपीएम है, और संपूर्ण दक्षिणी गोलार्ध में 35 पीपीएम है। सी वाला क्यों गलत है? क्योंकि हिंद महासागर में अलग अलग हिस्सों में लवणता समान नहीं रहती है, बल्कि अलग अलग रहती है, इसलिए सी गलत है। दक्षिण हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के पास अधिकतम लवणता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर शुष्क पर्यावरण पाया जाता है। 45 पीपीएम पाई जाती है, डी गलत इसलिए है क्योंकि कोई भी जो समलवण रेखा नहीं है जो हिंद महासागर को पूरब और पश्चिमी खंड में विभाजित करती है, ऐसी कोई रेखा बनाई नहीं गई है, और ये डी वाले ऑप्शन ने बना दी थी, इसलिए वो आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए। गंगा नदी के द्वारा बना हुआ डेल्टा है, इसका उदाहरण कौन सा है? डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पंजक डेल्टा यानी कि बर्ड ऑफ डेल्टा, ज्वार नदमुखी डेल्टा यानी कि एस्टुराइन डेल्टा,
दंताग्र डेल्टा यानी कि कैस्पियोट डेल्टा, जो आपका चापाकार डेल्टा यानी कि आर्क्यूट डेल्टा। कैसा डेल्टा बनाती है गंगा नदी? आंसर कीजिए। आप लोग यार कमेंट में आंसर नहीं करते हैं, करते जाइएगा। ठीक है, तो जो आपकी गंगा नदी है, गंगा मैया है, कैसा आप डेल्टा बनाती हैं? चापाकार डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, व्याख्या इसकी देख लीजिए यहाँ पे। गंगा नदी के द्वारा चापाकार डेल्टा बनता है जब नदी का वेग घटता है। यानी चापाकार कैसे बनता है इसको देख लीजिए। ये आपकी नदी आ रही है, अच्छी खासी इसमें गति है, ठीक है, लहराती बल खाती डांस करती हुई चली आ रही है। अब एक जगह आई, ऊंचाई से नीचे आई, मैदानी क्षेत्र में आई, मैदानी क्षेत्र के बाद में बिल्कुल समतल मैदान में आ गई, और यहाँ पे इसका वेग बहुत ही कम हो गया। इसके साथ में कुछ सेडिमेंट्स हैं, अवसाद हैं, उनको लेकर के भी ये चल रही है। जब लेकर के चलती है तो इनका वेग कम हो जाता है। वेग कम हो जाता है, अपने जो सेडिमेंट हैं, अवसाद हैं, इनको छोड़ती हुई चलती है। छोड़ती हुई चलती है तो इनको क्या है, इस तरीके से यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया। अब इनके किनारों से ये बहेगा, ठीक है, इस तरीके से ये बहेगा, तो ये जो आपका कई सारी वितरिकाएं बन जाती हैं। ये जो वितरिकाएं बनती हैं इस तरीके से बनी है कि इनको चापाकार डेल्टा बोला जाता है। ठीक है, ये यही इसमें बताया गया है कि जो लाए गए पदार्थ होते हैं, जैसे सैलखंड है, रेत है, गाद संबंधी भार को जमा करना प्रारंभ कर देती है। और जब नदी सागर तथा झील में प्रवेश करती है तो उसके प्रवाह में अवरोध वेग में कमी के कारण होता है। नदी के मुहाने पर बड़ी मात्रा में रेत और गाद का निक्षेपण या फिर जमाव होने लगता है। इस प्रकार से निर्मित जो स्थल रूप होता है उसको डेल्टा कहते हैं। चापाकार डेल्टा, इसका निर्माण उस समय होता है जब नदी की मुख्य धारा द्वारा पदार्थों का निक्षेप बीच बीच में अधिक हो जाता है। इससे बीच का भाग निकला हुआ होता है, किनारे का भाग संकरा हो जाता है। तो इस प्रकार का जो डेल्टा बनता है उसको, उस आकार को वृत्त या फिर चाप के धनुष के समान बोला जाता है। तो वो आपका जो डेल्टा बनता है वो चापाकार हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे गंगा नदी का डेल्टा हो जाएगा, राइन नदी का है, नील नदी का है, हांगो नदी का है, सिंधु मेकांग नदी का है, ये सभी आप लोगों के चापाकार हो जाएंगे। पंजक या फिर आपका पंजक या फिर जो आपका पंजाकार डेल्टा है, ये जो प्राकृतिक बनता है नदी तटबंधों के जलीय भाग में। मानव की उंगली, जो अपना हाथ देखिए फैला के, इस तरीके का आप लोगों को डेल्टा देखने को मिलेगा। जो पक्षी हैं उनके पंखों के समान आप लोगों को ये डेल्टा देखने को मिलेगा। उदाहरण आप लोगों का जो मिसिसिपी नदी है, इसका डेल्टा पंजक आकार का ही है। ज्वार नदमुख, नदी के मुहाने पर जो बनी संकरी एवं गहरी घाटी होती है उनको ज्वार नदमुख कहते हैं। एस्चुरी इनको इंग्लिश में कहा जाता है। ज्वार नदमुख की डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी सीधे समुद्र में न गिर करके एक मुहाना अपना अलग से बनाती है। मुहाना का एक आंशिक रूप से घिरी हुई आर्द्र भूमि है, जिसमें खारे पानी, कुछ खारा पानी होता है, कुछ मीठा पानी इसमें होता है। इसका निवास स्थान होता है। जैसे कि आप लोगों के फ्रांस की सीन नदी हो जाएगी। ठीक है, इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा। ये आपसे इनका जो क्या क्या इनकी खूबियां हैं ये नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये पूछ सकता है इसका उदाहरण कौन सा है। दंताग्र डेल्टा, इसका निर्माण वहीं होता है जहां पर तेज लहरों के साथ में सीधी तटरेखा पर तलछट जमा होते हैं। लहरें तलछट को बाहर की ओर में फैलने के लिए धकेलती हैं, जैसे दांत जैसी आकृति बन जाती है। अपने दांत शीशे में जाकर के देखिएगा कैसी आकृति बन रही है, उस तरीके से यहाँ पे ये आकृति बन जाती है, इस तरीके से। और इटली की जो आपकी टिबर नदी है, ये आपका उदाहरण हो जाएगा दंताग्र डेल्टा का। यहाँ पे कुछ और तथ्य दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। भारत में कावेरी, गंगा, महानदी, ये सभी क्या है, डेल्टा बनाती हैं। और जो भारत के पूर्वी तट की नदियां हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे आप लोगों की ब्राह्मणी हो गई, कृष्णा हो गई, महानदी, गोदावरी। और जो आपकी पश्चिम की नदियां ये ज्यादातर ज्वारनदमुख या फिर ऐश्वरी बनाती हैं। डेल्टा का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि एक ग्रीनलैंड के निकट अवस्थित है? यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड नियर ग्रीनलैंड? टेलीग्राफ पठार और जो बालविस पठार, प्लूटोरको गर्त, चैलेंजर राइस, कौन सा है ग्रीनलैंड के पास में? आंसर कीजिए फटाफट से। चले, तो जो आपका ग्रीनलैंड है इसके जो पास में अवस्थित है वो आपका कौन सा हो जाएगा? टेलीग्राफ पठार हो जाएगा, टेलीग्राफ प्लेट्यू हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें पढ़ लीजिए इसको तो। टेलीग्राफ पठार है उत्तरी अटलांटिक का एक क्षेत्र है जो कि ग्रीनलैंड के निकट स्थित है। इसका नाम टेलीग्राफ क्यों रखा गया था? क्योंकि ये ट्रांसटलांटिक
टेलीग्राम केबल के लिए एक आदर्श मार्ग प्रतीत होता था। वास्तव में 1858 में पहली ऐसी केबल के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसकी खोज मैथ्यू फोंटेन मोरी ने की थी 1853 में। समुद्र के एक बाथीमीट्रिक चार्ट का निर्माण करते हुए उस समय इसकी खोज की थी। मौरी ने इसका नामकरण किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह ट्रांसटाल ट्रांसप्लांटिक टेलीग्राफ केबल केबल के लिए एक आदर्श मार्ग होगा। यार आज इतनी दिक्कत हो रही है मेरी टंग में कि मैं जो कठिन शब्द हैं उनको बोल नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल पॉइंट पे आकर के छाला हुआ है। आप लोग समझ सकते हैं कितनी दिक्कत हो रही होगी। बार बार जब जो मेरी जीभ है दांत से टच होती है तो दिक्कत होती है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि रियो ग्रांडे रिज या फिर जो आपका बाल्बिस रिज है, ये दक्षिण अटलांटिक बड़े आग्नेय प्रांत हैं जो कि क्रमशः दक्षिणी अमेरिका और फ्रांसीसी प्लेटों पर बने हुए हैं। मुख्य रूप से मध्य अटलांटिक रिज पर ही एक गर्म स्थान से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण यह हॉट स्पॉट सी माउंट श्रृंखला के कुछ उदाहरण में से एक भी होता है, जो कि बाद में बेसाल्ट प्रांत को जोड़ता है। 3000 किलोमीटर यानी कि 1900 मील से अधिक लंबाई में यह मध्य अटलांटिक रिज टिस्टन दा कुन्ना एवं गफ द्वीप के पास में अफ्रीका तट तक फैला हुआ है। आगे बढ़िए। प्लूटो रिको, ये कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर के बीच की सीमा पर स्थित है। महासागरीय खाई जो अटलांटिक महासागर में सबसे गहरी है, 800 किलोमीटर यानी कि 494 मील लंबी है। अधिकतम गहराई इसकी 8376 मीटर है। यह अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। ठीक है, इसको प्लूटो रिको कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में, इतना याद रखिएगा। मोरियाना गर्त या फिर चैलेंजर गर्त सबसे बड़ा प्रशांत महासागर का गर्त है ये। और इसी प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागरीय गर्त मोरियाना गर्त ही है। ठीक है, जिसे मोरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम चैलेंजर गर्त है। मोरियाना ट्रेंच फिलीपींस देश के पूर्व में स्थित है। आगे बढ़िए। यहाँ पे और तथ्य दिए गए हैं। गहराई के क्रम में अगर आप लोग बात करें तो सबसे कम सर्वाधिक से लेकर के कम की ओर में चला है, तो सबसे ज्यादा गहरा होता है आप लोगों का मोरियाना, जिसकी गहराई आप लोग मापेंगे तो 11,033 मीटर है। टोंगा जो कि प्रशांत महासागर में ही है, 10,882 मीटर है। फिलीपींस ये भी आपका प्रशांत महासागर में 10,545 मीटर है। कुरिल कमचटका ये भी आपका प्रशांत महासागर में 10,542 है। विश्व की सबसे बड़ी गहरी खाई मेक्सिको की खाड़ी है। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई सुंडा गर्त है, जो कि पहले जावा गर्त के नाम से जाना जाता था। 3200 किलोमीटर में फैला हुआ है। बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ज्वार उत्पादक बलों के बारे में दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही कथन को अपन लोगों को चुनना है। ठीक है, अब इनने कहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ध्यान से। चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के धरातल पर उस बिंदु पर अधिकतम होता है जो चंद्रमा के सर्वाधिक निकट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पृथ्वी के धरातल का चंद्रमा का आकर्षण बल। ठीक है, द अट्रैक्शन ऑफ द मून इज मैक्सिमम एट द पॉइंट विच इज क्लोजेस्ट टू द मून ऑन द अर्थ सरफेस। दूरी बहुत ही महत्वपूर्ण चर है किसमें? जो आपके ज्वार उत्पन्न बल होते हैं, यानी कि जो आप जिनसे ज्वार बल आते हैं, ज्वार भाटा आप लोगों ने सुना होगा। चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के धरातल पर उस बिंदु पर न्यूनतम होता है जो चंद्रमा के सर्वाधिक निकट होता है। इसमें से और इसमें से तो कोई एक ही सही होगा ना। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण बलों की तुलना में ज्वार उत्पादक बलों का परिणाम बहुत अधिक होता है, यानी कि द टाइड जनरेटिव फॉरेस्ट फोर्सेस आर वेरी लार्ज इन मैग्नीट्यूड कंपेयर्ड टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, यार मैं इंग्लिश पढ़ लेती हूँ लेकिन बहुत दिक्कत हो रही है बोलने में, तो आप लोग थोड़ा सा आज कल के लिए मैनेज कर लेना। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ए और बी, बी और सी और डी, ए और डी। कौन सा ऑप्शन आप लोग सही कर रहे हैं उसको बताइए, फटाफट से कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, जो पहला ऑप्शन है इसको पढ़िए।
ये कह रहा है कि जो चंद्रमा का आकर्षण बल है पृथ्वी के धरातल पर उस बिंदु पर अधिकतम होता है जो चंद्रमा के सर्वाधिक निकट होता है। तो बिल्कुल जब ज्वार आता है तो वही तो आता है कि इस तरफ जो चंद्रमा का बल लगता है, इस तरफ आपका पृथ्वी का बल लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी चंद्रमा के निकट वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्वाधिक इनका बल लगता है, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों का सही है। बी में करा है कि दूरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग यहाँ पे बोले कि यहाँ पे ज्वार क्यों नहीं आ रहा और यहाँ से इसका बल लग जाता तो यहाँ पे ज्वार आ जाता, ऐसा क्यों होता, इनकी दूरी तो इससे बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो दूरी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चर है। बी ऑप्शन आप लोगों का कठिन सही है। तीसरा यहाँ पे कह रहा है कि न्यूनतम होगा बल, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और डी है, डी में इसने कहा है कि गुरुत्वाकर्षण बलों की तुलना में ज्वार उत्पादक बलों का परिणाम बहुत अधिक होता है। तो देखिए भैया, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा मेन है ज्वार उत्पादक बलों से, तो आपका जो डी है वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। इनकी व्याख्या देख लीजिए। चंद्रमा का आकर्षण बल, यहाँ पे देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है और इस तरह चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। चंद्रमा जब भी पृथ्वी के निकट आता है तो पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर में खींचता है। ठीक है, लगाव है इसको पृथ्वी से, लेकिन इस खिंचाव से ठोस जमीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु जो समुद्री जल है इसमें हलचल पैदा कर देता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल 1.62 मीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के उस भाग पर अधिक होता है जो चंद्रमा के सर्वाधिक निकट होती है। दूरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूरी घटने या फिर बढ़ने पर चंद्रमा का खिंचाव बल अधिक या फिर कम हो सकता है, जिसके कारण प्रभाव आप लोगों को पृथ्वी पर भी देखने को पड़ता है। सामान्यतः पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी बढ़ने पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम हो जाता है और दूरी घटने पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाता है। डी गलत है, क्योंकि जो पृथ्वी से औसत दूरी है 2,38,855 मील है। इस पर चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु लगाया गया है, जो कि ज्वार भाटा बल उसके केंद्र की ओर लगाए गए पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल का केवल 9 मिलियनवा हिस्सा है। इसलिए चंद्रमा की जो ज्वार उठाने वाली शक्ति है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के इतने बड़े खिंचाव के विरुद्ध भौतिक रूप से पृथ्वी के पानी को उठाने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त होता है। इसलिए आपका जो डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे भी देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित सागरों की लवणता की संकेंद्रता के आधार पर आरोही क्रम में न्यूनतम से अधिकतम में चलना है आप लोगों को, छोटे से बड़े में चलना है। तो चलिए आप लोग न्यूनतम से अधिकतम में, लाल सागर दिया गया है, चीन सागर है, बाल्टिक सागर है, काला सागर है। तो देखिए न्यूनतम से अधिकतम अगर चलें, हाय, तो यहाँ पे देखिए सबसे कम से ज्यादा की तरफ में है ना, हाँ ठीक है, कम से ज्यादा चलते हैं। तो सबसे कम जो इनमें होती है बाल्टिक सागर की, अगर आप लोग सैलिनिटी देखें तो 7.21 यानी 7 से लेकर के यहाँ पे 11 पीपीएम तक होती है। ठीक है, और जो आपका काला सागर है, कहाँ गए कल्लू भैया, ये रहे, काला सागर है, इसकी पीपीएम कितनी होती है, इसकी 17 से लेकर के 18 होती है। और जो आपके चीनी भैया है, चीनी सागर की जो सैलिनिटी होती है वो होती है आपके 20 से लेकर के 35 होती है। ठीक है, रेड सी अभी आप लोगों ने पढ़ा था 36 से लेकर के 41 हो जाती है इसकी। ठीक है, तो अब इनको लगा लीजिए आप लोग। सी, सी के बाद में आपका डी हो जाएगा, डी है ना, हाँ, डी के बाद में बी हो जाएगा और बी के बाद में आपका ए हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्लियर है। यहाँ पे दिया गया होगा, मैंने लगाया है, ये है। ठीक है, सागरों की लवणता के यहाँ पे जो बाल्टिक सागर है 7 से लेकर 11 तक होता है, काला सागर 17 से 18 के बीच में पाया जाता है, चीन सागर में सैलिनिटी 20 से लेकर के 35 पीपीएम होती है, और जो आपका लाल सागर है इसमें 36 से लेकर के 41 पीपीएम होती है। और भी देखिए यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं। महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक पूछे जाते हैं, तो उनको देख लीजिए। समुद्र के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां पर बारिश जो होती है वो कम होती है, फिर भी गर्म शुष्क हवाओं के कारण बाष्पीकरण बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है। बाष्पीकरण जो होता है पानी को हटा देता है, लेकिन जो जलवाष्प है वायुमंडल में ऊपर उठने के कारण नमक छोड़ देता है, इसलिए खारे पानी की यहाँ पे जो सैलिनिटी है लवणता है वो बढ़ जाती है। इसीलिए जो फलस्वरूप जो समुद्र है सघन हो जाता है, यानी कि यहाँ पे लवणता ज्यादा हो जाती है। महासागरों की औसत लवणता 35 पीपीएम है, जबकि उत्तर में 34 पीपीएम पाई जाती है, अपन लोगों ने पढ़ दिया था।
दक्षिणी गोलार्ध में 35 ppm पाई जाती है, ये भी अपन लोगों ने पढ़ा था। भूमध्य रेखा पर 34 ppm पाई जाती है। 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर ये पाई जाती है हाई सैलिनिटी। ठीक है। और देखिए यहाँ पे सागरी जल में लवणों के परसेंटेज के अनुसार सोडियम क्लोराइड ये मेन है, 77.8% पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9% पाया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट 4.7% पाया जाता है। कैल्शियम सल्फेट यहाँ पर 3.6% पाया जाता है। पोटेशियम सल्फेट आप लोगों का 2.5% पाया जाता है। ठीक है। और भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे आपका मैग्नीशियम ब्रोमाइड है 0.2% पाया जाता है। अब आप लोगों से किस तरीके से पूछा जाता है, तो इसमें आप लोगों से पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है सागर जल में लवणों का। तो वो आप लोगों से या तो इनको सीक्वेंस से लगाने के लिए दे देता है, जैसे अभी आप लोगों ने इनको सैलिनिटी वाला देखा। ठीक है। तो इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। सर्वाधिक लवणता वन झील में पाई जाती है, 330 ppm है। मृत सागर में 238 ppm है। मृत सागर का नाम भले ही मृत रखा गया है, लेकिन यहाँ से आप लोग जिंदा वापस आ जाओगे, क्योंकि इसकी सैलिनिटी इतनी हाई होती है। तो वहां पे क्या होता है, कोई भी इंसान डूबता नहीं है। जब आप लोग सुसाइड करने जाएंगे तो आपको सुसाइड नहीं करने देगा वो। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि उसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो आप लोग वहां से भी निराशाजनक स्थिति आएंगे। ठीक है। आगे पढ़े। उच्च अक्षांशों पर गहराई के साथ में लवणता जो है वो बढ़ती जाती है, तो ये भी आप लोगों का फैक्ट है, याद रखना। अक्षांशों में 200 फेदम की लवणता बढ़ती है, परंतु पुनः घटने लगती है। भूमध्य रेखा पर लवणता जो है बढ़ती है, गहराई जाने पर ये घटने लगती है। इसको भी याद रखिएगा, हो सके तो स्टेटमेंट में पूछ ले। नेक्स्ट है यहाँ पे फंडी की खाड़ी के तट पर स्थित है। बे ऑफ बंगाल इज लोकेटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ नॉर्वे। एक मिनट। चलिए, फंडी की खाड़ी देखिए कहाँ पे है। ऑस्ट्रेलिया में है, नॉर्वे में है, या फिर आपके कनाडा में है। कहाँ पे है ये? तो देखिए, जो आपकी फंडी की खाड़ी है किसके तट पर पाई जाती है? ये पाई जाती है कनाडा के तट पर। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। ये आप लोगों की देखिए, फंडी की खाड़ी, ये आपका क्वेश्चन आया था 2023 में, जो आपका जून वाला सेशन था शायद, उसमें पूछा गया है ये कि फंडी की खाड़ी कनाडा के पूर्वी तट पर, जो आपका नोवा स्कोशिया है इसके पास में स्थित है। फंडी की खाड़ी अटलांटिक महासागर का एक फलन आकार है। यह कनाडा के न्यू ब्रंसविक और नोवा स्कोटिया प्रांतों के बीच में स्थित है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा अमेरिकी राज्य माइन से जुड़ा हुआ है। फंडी की खाड़ी दुनिया की सबसे ऊंचे ज्वार, दुर्लभ भेल, डायनासोर इनके जीवाश्म के लिए जानी जाती है। 2014 में विशेषज्ञों ने फंडी की खाड़ी को दुनिया की प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक बताया था। ठीक है। और ये आपका हो गया। यहाँ पे और भी है थोड़ा सा। खाड़ी के आकार और प्रतिनिधित्व एवं सेची के संयोजन के कारण फंडी की खाड़ी का जो ज्वार है दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। यहाँ पे इसको याद रखिएगा। फंडी की खाड़ी में अब तक का सबसे ऊंचा ज्वार बर्नकोट हेड 53.6 फीट दर्ज किया गया है। फंडी की खाड़ी अपनी तटरेखा, चट्टानों और समुद्र तटों के लिए भी जानी जाती है, जिसमें 300 मिलियन वर्ष पहले की जो दुनिया है उसका सबसे संपूर्ण जीवाश्म रिकॉर्ड मौजूद होता है। फंडी की खाड़ी को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क का भी इसको हिस्सा बनाया गया है, इसीलिए इसका ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का आज का ये सेशन। ये आप लोगों ने मैप देख ही लिया। इसमें आप लोगों को दिखाई नहीं दिया गया था, जिसमें आप लोगों ने ये लिस्ट देख लिए, कटक देख लिए। ठीक है। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं तब तक अपन लोग नेक्स्ट सेशन में। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।